नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दल करेगा 1032 किलोमीटर की दूरी तय। भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद सेना में हुए शामिल। मित्र देशों के 32 कैडेट भी पास आउट। देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जन सुनवाई। दर्जनों महिलाओं की सुनी समस्याएं। विजय राहत करने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर 28 लाख पार पहुंचा आंकड़ा। केदारनाथ में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और उत्तराखंड में बारिश से गिरा पारा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। रामनगर में धनगढ़ी नाला उफान पर। कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की। विमान दुर्घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आईटीबीपी के वीर जवानों अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह अभियान न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आईजी आईटीबीपी संजय गुंजाल ने कहा कि हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान के तहत आईटीबीपी का दल कुल 1032 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसमें दल 27 घाटियों और 27 दर्रों को पार करेगा। हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान का फ्लैग ऑफ करने का और आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे बताया गया कि इस अभियान में आईटीबीपी के 45 सदस्यीय ट्रैकिंग दल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक, अभी जैसा यहाँ पर दिखाया भी हमारे उनके द्वारा जो सारा इस कार्यक्रम को हम सबके समक्ष रखा गया, लद्दाख से शुरू होकर लगभग 1032 किलोमीटर की जो चुनौतीपूर्ण यात्रा है, मैं इसको साहसिक यात्रा कहूँगा। इस साहसिक यात्रा को आप सबके द्वारा पूरा किया जाएगा। देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड में 451 कैडेट पास आउट हुए। इनमें 419 भारतीय और 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट पास हुए। अब सभी कैडेट्स आईएमए में गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट होकर सेना में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। पासिंग आउट परेड मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंता रोड्रिगो ने हिस्सा लिया। पासिंग आउट में जवानों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अफसरों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इस अवसर पर पास आउट होने वाले अफसर के परिजन भी मौजूद रहे। पास होने वाले अफसरों ने अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ये सफलता मिली है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी ट्रेनिंग आज फिनिश हुई है। बचपन से ही ड्रीम किया था मैंने कि आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर एंड टुडे आज मैंने अपना ड्रीम रियलाइज़ कर लिया। बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट है आज। I am proud of my parents and my mentors who trained me throughout my training periods, and that way I step on this, have stars on my shoulders, and I am very happy for my
having commission to my lieutenant, the first rank of Indian Army. आईएमए देहरादून में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। इसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों के 419 जेंटलमैन कैडेट्स ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर देश सेवा के लिए शपथ ली। इन जेंटलमैन कैडेट्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और जेंटलमैन कैडेट्स बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन्हीं बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने ग्वालियर के जेंटलमैन कैडेट्स श्रीयंश बुधौलिया से खास बात की। राजधानी देहरादून के आईएमए में आज 156वीं पीओपी यानी पासिंग आउट परेड समाप्त हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए ग्वालियर से ये जो सेना के नए अफसर बने हैं, हम इनसे जाने को चाहते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए और आज आपने पास आउट किया है, किस तरह का फीलिंग हो रही है आपको? मेरा नाम लेफ्टिनेंट श्रीयंश बुधौलिया है। आज हमारी पासिंग आउट थी, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ट्रेनिंग पूरी कल्मिनेट हो रही है, 1 साल की ट्रेनिंग जो हम आईएमए में करते हैं पूरी हो रही है। इट्स बीन अ टफ ट्रेनिंग, तो इट फील्स रियली गुड सर। ट्रेनिंग में किस तरह का सिचुएशन होता है जब आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें कैसा माहौल होता है? बाहर से भी बहुत सारे कैडेट्स आते हैं, तो किस तरह का माहौल रहता है वहाँ? ट्रेनिंग में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। तो मेनली यही एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप फिजिकल चैलेंजेस दिए जाते हैं, आपको मेंटल चैलेंजेस दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग कंप्लीट करिए, यू टर्न आउट टू बी अ गुड ऑफिसर। आज हर युवाओं का एक लक्ष्य होता है कि सेना में जाएं या सैन्य अफसर बने, कितना मेहनत करना पड़ा था इसके लिए? मेहनत तो सर, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ़ कुछ भी आपका गोल है उसके लिए मेहनत करनी पड़ता है। मेन थिंग है सर टू बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन। अगर आप अपने जो बेसिक सिलेबस है उस पर फोकस कर रहे हैं, बेसिक जो टेस्ट हैं उनको फोकस कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन रह रहे हैं तो आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं सर। जब हम देखते हैं कि जब पीओपी होता है तो एक अलग तरह का उत्साह होता है आप लोगों में, वो उत्साह कहाँ से आता है? और उत्साह देकर के देशवासियों का भी सीना चौड़ा हो जाता है। आप लोगों को कैसा फीलिंग होती है उस समय? सर पीओपी ऑफिसर कैडेट के ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उस पर सब पूरा जो एक्सएनडीएस जो 4 साल ट्रेन करके आते हैं, आईएमए में जो 1 साल 1.5 साल ट्रेन कर रहे हैं, आज ही के दिन के लिए वो ट्रेनिंग होती है। पूरा जो 1 साल मेहनत करी है, फिजिकल्स पे अपने काम किया है, अपने घर वालों से दूर रहे हैं, तो जो पीओपी होती है वो अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, हमारे फ्रेंड्स देखते हैं उसको, तो पूरा जोश आसपास देखने वाले और हमारे आपस में कोर्समेट से आता है। इनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कैसा फील कर रहे हैं आज आप? निश्चित तौर पर गर्व का दिन है और बहुत ही भावुक क्षण है। इनकी माँ भी हैं, जानने करते हैं कि माँ बेटे को फौज में भेजती हैं, आपको आज आई हैं, कैसा फील कर रही हैं? निश्चित रूप से ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और ये बहुत प्राउड की बात है कि बेटा फौज में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आज सम्मानित किया गया है उसको। लेकिन एक माँ के लिए थोड़ा इमोशन का दिन भी होता है कि बेटा फौज में है, तो थोड़ा सा सब्र तो आप देख सकते हैं जहाँ खुशी है वहाँ थोड़ा सा इमोशनली भी आदमी होता है। और आज बहुत खुशी होती है, हर जो माता पिता हों या जो कैडेट्स जो पास आउट होते हैं उनमें एक अलग उत्साह होता है और उनके जोश के देख करके लगता है कि हमारा जो देश है एक सुरक्षित हाथों में है, जिनके कारण हम देश के अंदर सुरक्षित सोते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल ने आज भगवानपुर क्षेत्र में अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस की विधायक ममता राकेश और भाजपा के नेता सुबोध राकेश पर आरोप लगाया कि दोनों देवर भाभी ने मिलकर उनकी भतीजी ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को बहला फुसलाकर अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, जिसके चलते 1 करोड़ से ज्यादा के काम अधर में लटके हुए हैं। लेकिन आज जब ये काम शुरू करवाए गए तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर हो रहे काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने काम शुरू करवा दिया है। कर्णवाल ने यह भी कहा कि राकेश परिवार हमेशा से विकास और क्षेत्र की जनता के दुश्मन रहे हैं। ये लोग कभी किसी के भले नहीं हैं और ना ही रहेंगे। परिवार पर चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, दोनों देवर भाभी पर आरोप लगाया है कि दोनों आपका हरेसमेंट कर रहे हैं। क्या है पूरा? देखिए, सुबोध राकेश जी और ममता राकेश जी नूरा कुश्ती लड़ रहे थे, नगर पंचायत के चुनाव में वो ओपन हुआ और आज
जब रोहालकी गांव में मैं काम शुरू कराने गया, क्योंकि ममता जी ने 9 तारीख को क्षेत्र पंचायत की बैठक में धरना दिया था, बीडीओ साहब को घेरा था कि विकास कार्य ठप है। 1,51,78,000 के कार्य जो ममता राकेश ने और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है मेरी भतीजी, उसको मिसगाइड करके रुकवा रखे थे। आज भी जब मैं मौके पर गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चंपावत सपा जिलाध्यक्ष और टैक्सी यूनियन अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट को शराब पीकर पड़ोसियों के साथ अभद्रता, हंगामा करने और पुलिस से अभद्रता करने के गंभीर आरोप में हवालात की हवा खानी पड़ी। साथ ही पुलिस ने पुलिस एक्ट में नेताजी का चालान तक काटा है। दरअसल शुक्रवार की रात पुलिस को एक महिला की ओर से सूचना दी गई कि ललित मोहन भट्ट नाम का एक व्यक्ति शराब पीकर गाली गलौज, अभद्रता और मर्डर करने की धमकी दे रहा है। इसका महिला के परिजन ने वीडियो भी बनाया। इसके आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ऋषिकेश रेंज में युवक पर टाइगर ने हमला कर दिया। इस बात को आखिरकार वन विभाग ने मान ही लिया। जानकारी के अनुसार हमले में युवक की मौत हो गई थी। खास बात यह है कि अभी ये टाइगर राजाजी टाइगर रिजर्व में वापस नहीं लौटा है और इसने अपना ठिकाना ऋषिकेश और बड़कोट रेंज के आसपास ही बना लिया है। जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था उसी का लोकेशन के अनुसार इतने नज़दीक लोकेशन था, वो तो डेफिनेटली टाइगर का, क्योंकि टाइगर जैसे होता है उसके पास तो लेपर्ड होता नहीं है, तो वो टाइगर का ही था, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। ये मैन ईटर तो अभी देखिए, मैन ईटर किसको बोलते हैं? जो हैबिचुअल आदमी के ऊपर ही निर्भर करके जीता है। एक एक्सीडेंटली हो जाता है ना, अगर जैसे हमारा जंगल के अंदर घूमना फिरना तो मोस्ट अलाउड है, कोई बात नहीं है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर क्योंकि जानवर का संख्या ज़्यादा होता है तो उस जगह पे बिना अनुमति तो पहले जाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि सुरक्षा सब सर्वोपरि है। लेकिन अगर वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है और पता है कि वहाँ पर लेपर्ड है, टाइगर है, हाथी है, तो फिर इस प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए तो हमने अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि आप जाने से पहले कम से कम अपना सुरक्षा के ध्यान रखिए कि जिस एरिया में आप एंटर कर रहे हैं और लगातार एंटर कर रहे हैं डिफरेंट रीजन के अनुसार, तो आपने अगर अपने फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना इंसिडेंट का। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर है। दरअसल 15 जून से कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पर्यटक जोन में रात्रि विश्राम यानी कि नाइट स्टे की सुविधा पर भी रोक लगा दी जाएगी। दरअसल प्रशासन हर साल मानसून के दौरान कुछ प्रमुख पर्यटन जोन को बंद करता है ताकि पर्यटकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है और जो भी नाइट स्टे की यहाँ पे बुकिंग्स होती हैं वो 15 जून के बाद से नहीं होंगी। लास्ट जो नाइट स्टे रहेगा वो 14 को रहेगा और हर वर्ष की भांति मानसून में इस वर्ष भी नाइट स्टे को पूरे टाइगर रिजर्व में 15 तारीख से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल और मई का जो लास्ट ईयर से 24 से तुलना करें तो इसमें लगभग 6000 पर्यटक ढिकाला में ज्यादा आए। रुड़की में लक्सर तहसील क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में एक मगरमच्छ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस की मदद से इस ग्रामीण को जिला अस्पताल भेजा गया। यहां पर इसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सुरेश का घर तालाब के पास है, जहां आज सुबह वो किसी काम से गए हुए थे। इस दौरान एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने सुरेश का हाथ अपने जबड़े में दबा लिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। इस पर मगरमच्छ तालाब में चला गया। इसके बाद एम्बुलेंस से इलाज के लिए हरिद्वार के जिला अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया। तो यही अनुरोध है कि आप इसमें जो तालाब है इसकी खुदाई और इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए। जितना भी मटेरियल है इसमें ये किनारे पर हो और इसका एक अच्छी तरह सौंदर्यीकरण भी हो, जिससे कि सभी ग्रामीण वासी इस तरह की जो घटना हो रही है, जो बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, तो इसे किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकता है। और भी अन्य काफ़ी इसमें मगरमच्छ है। बहुत बड़ा हमला कर दिया, वे घायल कर दिए। उसके बाद फिर 108 को सूचना दी गई। अब उन्हें हर मिलाप हॉस्पिटल में हरिद्वार लेकर के भेजा गया है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप इस मगरमच्छ को यहाँ से पकड़ करके, क्योंकि कई मगरमच्छ हो रहे डूंगरपुर के जोड़ में, आप इन्हें कहीं बाहर गंगा जी में भिजवा दो।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को देहरादून स्थित पुलिस लाइन में जन सुनवाई में उन्होंने प्रदेश भर से आई दर्जनों महिलाओं से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, जिन्हें आयोग ने गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। विजया राहटकर ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में आयोग पूरी तरह सजग है और ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है कि पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने कहा कि कई मामलों में काउंसलिंग की अहम भूमिका होती है और इससे समस्या के समाधान में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान आयोग की टीम ने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग जो अपने पास जो कंप्लेंट्स आती है उस कंप्लेंट्स को लगातार देखता रहता है और अभी हमने हर स्टेट में जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस कार्यक्रम का जन सुनवाई का हम आयोजन करते हैं, जिस जन सुनवाई में हमारे पास पहले ही उस प्रदेश की उस गांव की जो कंप्लेंट्स आती है उसकी जन सुनवाई यहाँ पे होती है और उस जन सुनवाई में सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहते हैं और इस जन सुनवाई में उन महिलाओं की जो भी कंप्लेंट्स है उसकी सुनवाई होती है और तुरंत उसी के साथ उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो अड़चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड की हमारी पहली जन सुनवाई देहरादून में हुई है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जलभराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ वाले क्षेत्र का चिन्हीकरण कर मौसम के अनुसार यहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर व्यवस्था स्थापित की जाए। किसी भी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर पर्याप्त संख्या में नाव राफ्ट की व्यवस्था भी की जाए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर में लोगों के खानपान और उपचार की व्यवस्था जरूरी है। चंपावत जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी सिलसिले में आरक्षण से संबंधित अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि ये सूची शासनादेशानुसार तैयार की गई है। आरक्षण प्रस्तावों की अंतिम सूची 14 हिस्सों में तैयार की गई है। कुल 134 हमारे पास जो बीडीसी क्षेत्र हैं उसमें इस समय 26 पद एससी और 7 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है और प्रधान जो हमारे 312 पंचायतें हैं उसमें 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति और 16 पद ओबीसी के लिए जारी किए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो 50% से अन्यून जो है पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये आज अंतिम सूची प्रकाशित की गई है। 14 और 15 तारीख को यहाँ पे हमारे पे जिला कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय, समस्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लोग अपने दावे और आपत्तियां उस पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को इन आपत्तियों पे सुनवाई की जाएगी और 18 तारीख को अंतिम सूची जो है 18 तारीख को जारी कर दी जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट चमोली जिले की थराली में पिंडर नदी में भारी मशीनों से रिवर ड्रेजिंग का काम किए जाने पर डीएम और जिला खनन अधिकारी को इसने अवमानना नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तारीख नियत की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गोपाल बनवासी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर यह कहा था कि थराली में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया। बताया गया कि पोकलैंड मशीन वो भारी मशीनों से नदी के बीचों बीच रिवर ड्रेजिंग का काम किया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार की इस आश्वासन पर मशीनों के सीमित प्रयोग की अनुमति दी थी कि 80 हॉर्स पावर से ज्यादा की जेसीबी मशीन के अलावा अन्य किसी भारी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने पोकलैंड मशीन और अन्य भारी मशीनों से काम किए जाने के फोटो भी कोर्ट में दिए। कहा कि हाईकोर्ट में पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया। देहरादून में जगह जगह छबील वितरित किए गए हैं, लेकिन उससे सड़कों पर कूड़े की समस्या पैदा हो गई। इसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी सुपरवाइजर्स को कूड़े के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने मोहल्ला स्वच्छता समिति घोटाले पर भी बताया कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश मिलने होने के बाद निगम ने एफआईआर के लिए पत्र पेश किया। वहीं पूर्व में ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 लोगों को निष्कासित कर निगम की ओर से उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।
पर सुपरवाइजर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि जहां भी इस प्रकार के छबील लगाई जा रही है या गर्मी को देखते हुए पानी के प्याव वगैरह की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था बनाई जाए। और इस संबंध में सुपरवाइजर्स को भी सघन मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसका स्वयं निरीक्षण करके इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग के पास नीम करौली बाबा महाराज का मंदिर है। यहां 15 जून 2025 को कैंची धाम स्थापना दिवस मेला भरा जाएगा। आने वाले श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस हार्दिक स्वागत करती है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस बार मंदिर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रसाद वितरण 16, 17 और 18 जून को किया जाएगा। ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो इन तारीखों में किसी भी दिन आकर दर्शन और प्रसाद ले सकते हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपनी यात्रा की योजना नैनीताल पुलिस द्वारा जारी डायवर्जन, शटल सेवा और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाएं। 15 जून को जो कैंची का मेला होने वाला है, इसमें आने वाले सभी श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस स्वागत करती है। हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जो मेले के दिन का प्रसाद है, 15 जून का प्रसाद, वो प्रसाद 16, 17 और 18 जून को भी वितरित होगा। अतः ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो 16, 17, 18 में किसी भी दिन दर्शन के लिए आते हैं, तो उस दिन भी उनको प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी के हिसाब से आप लोग अपनी यात्राएं प्लान कीजिए और जो आप यहाँ आने से पहले एक बार जो नैनीताल पुलिस के द्वारा डायवर्जन प्लान और जो शटल प्लान जारी किया गया है, उसको भी आप देख लीजिए। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। आईटीबीपी का हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दल करेगा 1032 किलोमीटर की दूरी तय। भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद सेना में हुए शामिल। मित्र देशों के 32 कैडेट भी पास आउट। देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जनसुनवाई। दर्जनों महिलाओं की सुनी समस्याएं। विजय राहटकर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर। 28 लाख पार पहुंचा आंकड़ा। केदारनाथ में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और उत्तराखंड में बारिश से गिरा पारा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। रामनगर में धनगढ़ी नाला उफान पर। कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।